मैं अनिल कुमार और आज अपन है वो पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे और उसमें पॉलिटिकल साइंस में जो इंडियन पॉलिटी है उसको पढ़ेंगे और उसका सबसे जो हॉट टॉपिक है वो है मूल अधिकार। और ये मूल अधिकार है वो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि मूल है वो मूल अधिकार क्यों है, मूल अधिकार में मूल क्यों है। तो इसमें सबसे पहला है कि मूल क्यों है, क्योंकि ये तो संविधान के अंदर लिखित है। और दूसरा ये मूल क्यों है, क्योंकि ये जो मानव की मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। अगर भारत के संविधान के अंदर अगर देखा जाए तो भाग 3, भारत के संविधान के 22 भाग है, उसके भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल संविधान के अंदर कुल 7 मूल अधिकार थे। कितने थे? मूल संविधान के अंदर कुल 7 अधिकार थे, लेकिन अभी कितने हैं? 6 है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसको संविधान के 300 क के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। तो अभी भी अपने को ध्यान रखना है कि कितने अधिकार है, टोटल मूल अधिकार 6 है। पहले है मूल संविधान के अंदर 7 है। इस तरह के क्वेश्चन है वो आए हुए हैं कि मूल संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद थे, कितने मूल अधिकार थे और अभी संविधान के अंदर कितने मूल अधिकार है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया उसको? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उसको हटाया गया और किस आर्टिकल में उसको शामिल किया गया? 300 के अंदर। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि मूल अधिकार की जो परिकल्पना है वो कहां से की गई है, इसका जो ऐतिहासिक विवरण है वो कहां से है। तो अगर अपन अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से देखे जाए तो सबसे पहले 1215 के अंदर, कब? 1215 के अंदर ब्रिटेन के अंदर एक मैग्ना कार्टा आता है। क्या आता है? मैग्ना कार्टा। इसके अंदर क्या होता है कि जो राजा है, जो वहां के सम्राट होते थे, उनकी जो शक्तियां थी उसको लिमिट किया गया। कुछ अधिकार है वो जनता को दिए गए और कुछ जो निरंकुश सत्ता थी उनके ऊपर कुछ अधिकार, कुछ प्रतिबंध लगाए गए। तो सबसे पहले जो अधिकारों का मैग्ना कार्टा है उसको 1215 में कहां पे लाया गया? ये ब्रिटेन के अंदर। उसके बाद में अगर देखा जाए तो जो अमेरिका का या अपन देख सकते हैं जो फ्रांस का कानून बना 1791 के अंदर, फ्रांस के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन के नाम से इसको इंक्लूड किया गया। फिर अमेरिका का जो संविधान था, अमेरिका के संविधान के शुरुआत के जो 10 संविधान संशोधन है, इसको मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिख रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन है, उसके अंदर मूल अधिकारों को शामिल किया गया। इससे पहले 1669 के अंदर एक बिल ऑफ राइट्स आता है। बिल ऑफ राइट्स ये होता है ब्रिटेन के अंदर, जहां पे निरंकुश राजा को हटा करके वहां के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, संवैधानिक साम्राज्य है, वो वहां पे स्टेब्लिश किया जाता है। और इसके बाद में आता है 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा। मानव
अधिकारों की घोषणा। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि इसी दिन है वो मानव अधिकारों की जो घोषणा है वो लागू हुई, और इस घोषणा को लागू करने के पीछे किसका हाथ है? यूएनओ का। तो ये 4-5 क्वेश्चंस है, यहाँ से आ सकते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि भारत के अंदर अगर देखा जाए तो मूल अधिकार को लागू करने के लिए क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। और जब भारत ब्रिटिश सर्स के अंडर में था, तो उस वक्त से ही मूल अधिकारों को भारत के संविधान में या भारत के जो कानून थे उसमें लागू करने की कोशिश की गई। और सबसे पहले है वो 1895 में 1895 में एक स्वराज संविधान नाम से एक प्रस्ताव पारित हुआ, और उसमें भारत के लिए मूल अधिकार शामिल करने की मांग की गई। कुछ जो ह्यूमन है उनको मूल अधिकार प्रदान किए जाए, जिस कारण वो अपना डेवलपमेंट कर सके और मानव है वो आगे बढ़ सके, उनका जो तार्किकता है उसको बनाए रखा जा सके, और जो दमनकारी नीतियां हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की उसको कम किया जाना चाहिए। ये इसकी कुछ मुख्य शर्तें थी। इसके बाद में आता है 1925 के अंदर एनी बिसेंट एक मसौदा तैयार करती है जिसमें 7 मूल अधिकारों की बात कही गई है। इसके बाद में नेहरू रिपोर्ट 1928 की नेहरू रिपोर्ट, और ये नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में बनी, जिसमें कहा गया कि हमें वो भारत अपना संविधान बना सकते हैं, और उस संविधान के अंदर मूल अधिकार की बात कही गई। और इसी को ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा, ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का अग्रदूत, मूल अधिकारों का अग्रदूत का। तो ये क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने कौन सी रिपोर्ट को है वो मूल अधिकारों का अग्रदूत का है, या किसने है वो मूल अधिकारों का अग्रदूत का है? तो ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर थे, मतलब संवैधानिक विचारक थे। इसके बाद में अगर अपन देखा जाए तो एक कराची अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था? कराची, जो सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे इस अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर पहली बार है वो मूल अधिकारों की मांग रखी गई। कौन सा अधिवेशन? 1931 का कराची अधिवेशन। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आरपीसी में, विभिन्न तरह के एग्जाम्स के अंदर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल अधिकारों की पहली बार है कांग्रेस के किस अधिवेशन में मांग की गई। तो ये अपने को लिखना है 1931 के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें सबसे पहले है वो मूल अधिकारों की मांग की गई। किसकी मांग की गई? मूल अधिकारों की। इसके बाद में आता है 1945 के अंदर एक सप्रू कमेटी है। कौन सी कमेटी है? सप्रू कमेटी या सप्रू समिति। इन्होंने क्या बताया कि कुछ जो अधिकार है वो होंगे वाद योग्य। कैसे होंगे? और कुछ होंगे अवाद योग्य। इसका मतलब क्या है कि वाद योग्य वो अधिकार होंगे जिसका कानूनी परिवर्तन है, मतलब अपन कोर्ट में जाकर के अगर कोई अधिकार का हनन होता है तो कोर्ट में जाकर के उसके लिए अपन रिलीफ मांग सकते हैं, उसके लिए अपन समाधान मांग सकते हैं, जो आर्टिकल 32 और 226 के अंदर मेंशन किया गया है। 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और 226 के अंदर हाई कोर्ट। ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद में अगर अपन देखा जाए, जब
भारत को अपने संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन आया। कौन सा मिशन आया 1946 के अंदर? कैबिनेट मिशन आया। और कैबिनेट मिशन के अंदर ये बताया गया कि भारत है वो अपना संविधान बनाएगा। तो उस संविधान को बनाने के लिए कुछ कमेटियां बनाई गई और उस कमेटी में कुछ मूल अधिकारों के लिए भी कमेटी बनाई गई। तो सबसे पहली जो कमेटी थी वो थी मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए कमेटी। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए समिति। यह क्वेश्चन कई बार है वो आरपीसी और आरएसएम एसएसबी के जो पेपर है उसमें पूछे गए हैं और स्पेशली जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर होता है उसके अंदर तो ये कई बार पूछा गया है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं इसको वल्लभ भाई को शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब इसी के अंदर दो कमेटी बनती है जिसको बोलते हैं सब कमेटी या उप समिति। तो जो मूल अधिकारों की उप समिति थी मूल अधिकारों की उप समिति, इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। और जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए जो उप समिति थी अल्पसंख्यकों के लिए जो अधिकार थे उनके लिए कमेटी बनी, उसके थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। तो इन कमेटियों द्वारा तीन कमेटी का नाम याद रखना कि सबसे पहले जो कमेटी थी उस मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए उनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके लिए दो उप समितियां बनी जिनके जो मूल अधिकारों के लिए उप समिति थी उनके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। इसमें बहुत सारे मेंबर भी थे, मीनू मस्तानी है, भीमराव अंबेडकर है और जेबी कृपलानी तो हो ही गए, और भी 4-5 है वो मेंबर है, उसके नाम भी अपन याद कर सकते हैं लेकिन अभी इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। और अल्पसंख्यकों के लिए जो उप समिति थी उनके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। अब अपन शुरुआत करते हैं कि भारत के संविधान के अंदर कितने मूल अधिकार है और वो कहां तक है और उनकी जो विशेषता है वो क्या है। तो अपन पहले ही देख चुके हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का समावेशन किया गया है। मूल अधिकार जो मूल संविधान थे उसके अंदर 7 अधिकार थे और कानून या संपत्ति के अधिकार था उनको कानूनी अधिकार बना दिया गया, मूल अधिकार में से हटा करके। और उसका सबसे बड़ा कारण था जो पहला संविधान संशोधन है, 9वीं अनुसूची डाली गई और उसके अंदर जो भारत का लैंड रिफॉर्म है उसको रिफॉर्म करने के लिए लैंड सीलिंग होता है कि आप एक इंसान है या एक जो नागरिक है वो कितनी लैंड रख सकता है, और इसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं कि पहले राजा महाराजाओं की जो जमीन थी, सामंतों की जो जमीन थी उनको प्रॉपरली जो किसान वर्ग है उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट की गई जिससे कि उनको अपनी आजीविका को मेंटेन करने के लिए मूल अधिकार है या अधिकार प्रदान किया गया। तो जब अपने आप में दो अधिकार कॉन्ट्राडिक्ट हुए तो 9वीं अनुसूची डाल दी गई और उसमें संपत्ति के अधिकार को है वो हटा करके मूल में से हटा करके उसको संवैधानिक या कानूनी अधिकार का दर्जा है वो प्रदान किया गया। तो भाग 3 के अंदर यहीं पे लिख देता है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 और पहले कितने थे 7 फिर हो गए 6।
कौन सा संविधान संशोधन 44वां, कब? 1978 के अंदर। अब इसको याद कैसे करना है कि पहले कोई अगर चीज जोड़ते हैं उसके बाद में वहां से एग्जिट करनी होती है। तो जो अपना 42वां संविधान संशोधन था 1976 के अंदर, उसमें क्या किया गया कि जो भाग 4 क्या है वो जोड़ा गया, मूल कर्तव्य है वो क्या किए गए, जोड़े गए। तो अगर पहले जोड़ने के बाद 42 में जोड़ने के बाद, मूल कर्तव्य जोड़ने के बाद में एक है वो मूल अधिकार हटाया गया 44 के अंदर, तो पहले जोड़ा उसके बाद में हटाया, तो ये सीधा अपने को याद हो जाएगा कि 42 में हटाया, 42 में सॉरी जोड़ा, क्या जोड़ा, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, और 44 के अंदर जो मूल अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार है, उसको हटा करके, और इसको कहां डाला गया, 300 के अंदर। तो आपके 4-5 क्वेश्चन है वो इसी जो टेबल है वहां यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और जो ये मूल अधिकार की जो अवधारणा है वो भारत में कहां से ली गई, अमेरिकी संविधान से। कहां से ली गई, अमेरिकी संविधान से, इसको भी ध्यान में रखना। अब इसकी मूल अधिकारों की कुछ है विशेषताएं, क्या है विशेषताएं, इनको अपने को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अधिकार है इनकी ये जितनी भी विशेषताएं हैं इनके अनुसार ही ये लागू होते हैं। और अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखते हैं तो हमेशा क्वेश्चन इस पोर्शन से और जो इनकी विशेषताएं हैं वहां से आते हैं, और अगर डीप क्वेश्चन भी आएगा मूल अधिकार के ऊपर तो वो भी यहीं से आएगा। तो सबसे पहली जो विशेषता है इसकी ये है कि ये अधिकार सीमित है। ये अधिकार क्या है, सीमित है। सीमित का मतलब क्या है कि कभी भी सरकार है वो कानूनी प्रक्रिया से किसी भी अधिकार को लिमिट कर सकती है, और अगर ये सीमित नहीं होते तो एक दूसरे के अधिकार है वो हनन होने की संभावना रहती। दूसरा इसकी जो विशेषता है वो है प्राकृतिक नहीं है। ये अधिकार है वो प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक क्यों नहीं है, क्योंकि ये संविधान द्वारा प्रदत्त है। ये क्या है, संविधान द्वारा प्रदत्त है। दूसरी विशेषता हो गई प्राकृतिक नहीं है। और तीसरी विशेषता है कि इसमें कुछ अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध है और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो राज्य के विरुद्ध है। व्यक्तियों के विरुद्ध का मतलब है कि व्यक्तियों को रोकते हैं कि आप दूसरे के अधिकार को का हनन नहीं कर सकते। तो व्यक्तियों को रोकने के लिए कुछ कौन से अधिकार हैं, तो व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कौन कौन से हैं आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है, अनुच्छेद 17, फिर 17, 18। 17 क्यों आता है, अस्पृश्यता का अंत, मतलब जो छुआछूत है वो कोई भी आदमी किसी भी इंसान के साथ में नहीं कर सकता, तो ये व्यक्तियों के विरुद्ध है। इसके बाद में आर्टिकल आता है 18, उसके बाद में आता है 23 और 24, 23, 24। इसके साथ साथ में 15 भी आता है, जहां पे लिंग, धर्म, भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। 23 के अंदर क्या है, बेगारी, कोई भी इंसान किसी भी इंसान को बेगारी के लिए नहीं करेगा। और 24 में है बाल मजदूरी, कि कोई भी इंस्टीट्यूट के अंदर या कोई भी संस्था के अंदर बाल मजदूरी है उसको अलाउ नहीं करेगा। कुछ अधिकार ऐसे हैं, ये अपन लिख सकते हैं 15, 17, 18 और 23 और 24 है, ये व्यक्तियों के विरुद्ध है, सरकार के भी विरुद्ध है। सरकारी कोई संस्था अगर इस तरह का भेदभाव करती है तो वो विधि के खिलाफ होगा या संविधान के खिलाफ होगा। इसके साथ साथ में कुछ ऐसे हैं जो सरकार के खिलाफ है, सरकार के विरुद्ध, जैसे कि 14 है, 15 है, 16 है, 21 है, 25 है। तो ये अधिकार है वो किसके खिलाफ है, सरकार के, क्योंकि 14 के अंदर क्या है कि कानून है वो कोई भेदभाव नहीं करेगा, किसी के साथ में
भेदभाव नहीं करेगा। कानून कौन है? कानून बनाते हैं सरकार, तो ये सरकार के खिलाफ हो गया। 15 के अंदर क्या है कि कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति, सरकार या सरकारी संस्था है, वो किसी भी आधार पर, जो अनैतिक आधार है उसके ऊपर है वो भेदभाव नहीं करेगा। 16 के अंदर है सभी को समान अवसर है वो प्रोवाइड करवाएगा सरकार। और 21 के अंदर है कि जीवन की स्वतंत्रता है। अगर आप स्टेट है वो किसी तरह का ऐसा एक्शन नहीं ले जिसमें जीवन के लिए बाधा उत्पन्न हो। और 25 के अंदर है कोई भी धर्म है या कोई भी व्यक्ति धर्म को, अपने धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार के धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं, अपना धर्म है वो मान सकता है। तो इस तरह की सरकार की जो एक्शन है उसको लिमिट करता है। इसके बाद में इसकी जो विशेषता है, कुछ संविधान ऐसे है कि इसके अंदर मूल अधिकार ऐसे हैं कि सकारात्मक है और कुछ ऐसे हैं कि नकारात्मक है। अब सकारात्मक का मतलब ये हुआ कि राज्य खुद है वो आकर के आपको अधिकार देने के लिए कुछ व्यवस्थाएं करेगा। तो कुछ अपन लिखते हैं सकारात्मक। सकारात्मक कौन से हुए? सबसे पहला 21 क, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सरकार ने आगे आकर के हमारे को प्रोवाइड करवाया कि 6 से 14 साल तक के जो स्टूडेंट्स है या जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जो सकारात्मक है वो 25 है, 29 है, 30 है। कौन से? 25 है, 29 है और 30 है। ये सरकार खुद आगे आकर के प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद में नकारात्मक। नकारात्मक में क्या होता है कि सरकार है वो रोकती है। रोकती मतलब 14, 15, 16, 21। इसके अंदर सरकार खुद क्या करती है कि ऐसे कानून बनाती है जो सरकार को भी रोकता हो उसके अनयन के लिए और किसी व्यक्ति विशेष को भी उसको अनयन करने के लिए रोकते हैं। इसके बाद में ये जितने भी अधिकार है वो स्थायी नहीं है। क्या नहीं है? स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है मतलब इसके अंदर 368 संविधान संशोधन का यूज करते हुए इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। तो ये क्या नहीं है? स्थायी। स्थायी नहीं है। अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा आ जाए कि जो मूल अधिकार है वो स्थायी है, ऐसा एक पहला स्टेटमेंट आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा कि जो मूल अधिकार दिए गए हैं सभी मूल अधिकार है वो वाद योग्य है। फिर आएंगे सभी जो मूल अधिकार दिए गए वो प्राकृतिक है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट आएंगे, फिर नीचे आ जाएगा कि 1, 2 सही है, सिर्फ 1 सही है, सिर्फ 2 सही है। तो ये आपको देख करके इसमें से जो इसकी विशेषता है उसको ध्यान से पढ़ करके और इस तरह के क्वेश्चन है उसको इजीली अटेंड किया जा सकता है। और आजकल जो परीक्षा में पूछने का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे बदल रहा है। एनालिटिकल की तरफ जा रहे हैं, फैक्चुअल कम एनालिटिकल, मतलब दोनों का मिश्रण बनाते हुए आरपीसी है या जो भी बोर्ड है, जिस भी तरीके का आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो इस तरह के क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि जो ह्यूमन माइंड है उसको रीड करने का मौका मिल सके। और जो भी टीचर्स वगैरह ले रहे हैं तो वो एक कितने अवेयर है। तो इसलिए इस तरह के जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है मूल अधिकार के, उसमें से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना रहती है। इसके बाद में अपना आता है आपातकालीन उपबंध, कि आपातकाल के अंदर क्या होता है। आपातकालीन उपबंध, तो आपातकाल में क्या होता है कि कुछ ऐसे अधिकार है वो रद्द हो जाते हैं, कुछ अधिकार होते हैं वो रद्द होते ही नहीं है, और कुछ अधिकारों को रद्द करना पड़ता है। तो इसके अंदर अपन 3 तरह के अधिकार पढ़ेंगे। एक अधिकार है 358 के अंदर, एक अधिकार है 359 के अंदर, एक अधिकार है 21 अनुच्छेद 20 व 21। 358 बोलता है कि जो 19वां अनुच्छेद है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब इसमें क्या है कि जो 19वां अनुच्छेद है वो स्वतः ही, वो क्या स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा।
हो जाएगा। और ये भी दो कंडीशन में स्वतः निष्क्रिय होगा, तीसरी में नहीं होगा। दो कौन कौन सी है? एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, और दूसरा होगा युद्ध के समय। अगर सशस्त्र विद्रोह होता है, क्या होता है? सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह होता है, विद्रोह है, तो अनुच्छेद 19 है वो सस्पेंड नहीं होगा, निलंबन नहीं होगा, निष्क्रिय नहीं होगा। ये पक्का है, वो आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अनुच्छेद 358 क्या बोलता है कि अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबन हो जाएगा। किन परिस्थितियों में? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो या बाहरी युद्ध हो। दो सिचुएशन के अंदर आर्टिकल 58 के अनुसार अनुच्छेद 19 है वो निलंबन हो जाएगा स्वतः ही, ठीक है। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह है तो ये निलंबित नहीं होगा, 19 है वो निलंबित नहीं होगा। और 359 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति आदेश के द्वारा, बाकी जितने भी अधिकार है, मूल अधिकार है, राष्ट्रपति आदेश के द्वारा उनको निलंबित कर सकता है। राष्ट्रपति किसके द्वारा? आदेश के द्वारा निलंबित कर सकता है। लेकिन 20 और 21 को निलंबन नहीं कर सकते, निलंबन नहीं कर सकते। किसी भी परिस्थिति के अंदर अनुच्छेद 20 और 21 को राज्य सरकार, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, कोई भी सरकार है वो आपातकालीन स्थिति में 20 और 21 को निलंबन कभी भी नहीं कर सकते। तो यहां से ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बन जाती है। और इस कंसेप्ट को आप है वो पूरा क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो विशेषता है वो है कि इनका संवैधानिक उपचार क्या है। अब अधिकार दे तो दिए, लेकिन जब अधिकारों का कोई हनन करे तो क्या होगा? हम कहां जाएंगे? तो जब तक अधिकारों का अपने पास में किसी तरह की लागू करने की शक्ति या लागू करने का जो साधन है अपने पास नहीं हो, तो अपन ये जो अधिकार है संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार किस में दिया गया है? अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। इसको मैंने साथ में इसलिए लिखा है कि इसका जो कंसेप्ट है वो एकदम अपन क्लियर कर लेंगे। जो 32 और 226 के अंदर क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस ये है कि 32 है उसको अनुच्छेद के मूल अधिकार में शामिल किया गया है। इसका मतलब ये है कि जब आपका मूल अधिकार का हनन हो तो आप है वो 32 के अंदर हाईकोर्ट, कहां जाओगे आप? सुप्रीम कोर्ट में। कहां जाओगे? एससी, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरा जाओगे हाई कोर्ट में। तो आप क्या कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट है वो मूल अधिकार के हनन के लिए आप अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकता। आपकी जो पिटिशन है या आपका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट को लेना ही पड़ेगा। और ये किस में आता है? उसका जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जो वास्तविक क्षेत्राधिकार है उसके अंदर आता है, ठीक है। और इसका जो अनुच्छेद है वो 131 है। वास्तविक क्षेत्राधिकार का 131 है, जिसके अंदर राज्य और दो राज्यों के बीच में या दो राज्यों और केंद्र के बीच में या राज्य और केंद्र के बीच में जितने भी विवाद है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इसको बोलते हैं वास्तविक क्षेत्राधिकार या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, और वो 131 के है। इसके साथ साथ में एक और है, वो है मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी अगर याचिका आती है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, वो भी एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। तो ये हो गया सबसे पहला तो डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये हुआ कि 226 के अंदर क्या है कि हाईकोर्ट है वो कोई भी अगर फंडामेंटल राइट से संबंधित या मूल अधिकार से संबंधित कोई भी अगर याचिका आती है तो उसको मना कर सकता है हाईकोर्ट, क्योंकि ये जो 226 है वो मूल अधिकार नहीं है, ये है संवैधानिक अधिकार। और इसके अलावा इसका जो दायरा है वो बड़ा है।
क्योंकि ये तो सिर्फ मूल अधिकार की जो समस्याएं हैं उसको समाधान कर सकती है याचिकाएं को। लेकिन हाईकोर्ट के अंदर 226 के अंदर जो कानूनी अधिकार और संवैधानिक दूसरे अधिकार है, जैसे वोट का अधिकार है या जैसे संपत्ति का अधिकार है, उसके अंदर भी 226 के अंदर हाईकोर्ट है वो सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो इसके मूल अधिकार प्लस अन्य अधिकार की भी सुनवाई हाईकोर्ट कर सकता है। अब ये जो अधिकार है, अगर अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर नहीं दिया हो तो ये सारे के सारे जो दूसरे अधिकार दिए हुए हैं वो निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि जब उसको परिवर्तन करने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं हो, जब अधिकारों का हनन होता है तो उसको हनन को रोकने के लिए या उसकी जो खामियां हुई है या खामियाजा जो भुगतना पड़ा है उसको कम करने के लिए या खत्म करने के लिए अगर कोई मैकेनिज्म नहीं हो तो उन अधिकारों का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से अपरिवर्तनीय कानून बन जाएंगे। तो इसके लिए अनुच्छेद 32 को रखा गया और इसमें अंबेडकर साहब ने इसको भारतीय संविधान की आत्मा क्या कहा, भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा का है? आत्मा क्यों का है? क्योंकि इस अनुच्छेद के द्वारा ही बाकी सारे अनुच्छेद है वो परिवर्तनीय होते हैं, प्रासंगिक बनते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर देखा जाए तो इसकी एक और विशेषता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पे ये जो मूल अधिकार है वो नहीं दिए जाते हैं। अब कहाँ नहीं दिए जाते हैं? तो इसको अपन पढ़ेंगे अपवाद। इसको किस में पढ़ेंगे? अपवाद में। अपवाद में कौन कौन से अनुच्छेद आएंगे? 32, 33, 34 और 35। अब आरपीसी वो नेक्स्ट लेवल पे जा रही है कि इन जो अनुच्छेद है इनमें से अभी तक क्वेश्चन है बहुत ही कम पूछे जा रहे थे, लेकिन अब क्या किया है आरपीसी ने 32 के बाद में 33, 34, 35 में से भी क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए हैं। स्पेशली जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन है पॉलिटी के अंदर, तो उसके अंदर पूछने शुरू किए हैं। अब इसमें जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां, उसके जितने भी कर्मचारी है उनके कर्मचारियों को लिए ये अपवाद माना गया है कि कुछ जितने भी मूल अधिकार है उनको अवेलेबल नहीं होंगे। किसको? सुरक्षा एजेंसियों को। फॉर एग्जांपल जैसे पुलिस है, तो पुलिस की ड्यूटी है वो 8 घंटे है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पुलिस की ड्यूटी है वो 10 घंटे कर दी, तो वो उनके जीवन जीने के अधिकार के अंदर है वो शामिल होता है कि आपको प्रॉपर है वो छुट्टियां मिले। लेकिन पुलिस है, फॉर एग्जांपल 19 के अंदर का आर्टिकल के अंदर है कि कुछ एसोसिएशन है वो हम बना सकते हैं या अपन प्रेशर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। तो जो इस सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर जितने भी कर्मचारी काम करते हैं तो इस तरह के वो एसोसिएशन नहीं बना सकते, यूनियन नहीं बना सकते। तो इस तरह के जो उपबंध है वो किए गए आपातकालीन उपबंध, क्योंकि ये है वो सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो देश के लिए खतरा हो सकते हैं। तो इस तरह से 33 के अंदर सुरक्षा एजेंसियों के जितने भी कर्मचारी है उनको कुछ मूल अधिकार से वंचित किया जा सकता है। फिर है 34 के अंदर है मार्शल लॉ या मिलिट्री कानून। मिलिट्री कानून या सैनिक कानून। जब मार्शल लॉ लग जाता है तो उस एरिया के अंदर, किसी एरिया के अंदर भी लग सकता है और पूरी जो देश है उसके अंदर भी लग सकता है। तो ये जो लॉ लगता है तो वहां पे मिलिट्री का शासन हो जाता है और वहां पे हैंडल करने के लिए अगर कोई अशांति फैली है या एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस वहां पे आ रहे हैं तो मार्शल लॉ लगा करके और उसके अंदर कुछ अधिकारों को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। और 35 के अंदर क्या है कि संसद है कानून का प्रवर्तन करेगी।
कानून का प्रवर्तन संसद द्वारा। इसका मतलब यह है कि मूल अधिकारों के अंदर एक रूपता रखने के लिए अगर नया कोई मूल अधिकार बनाना है या नया कोई मूल अधिकार जोड़ना है या उससे संबंधित कुछ कानून बनाने हैं तो वो सीधा का सीधा किसका क्षेत्राधिकार आ जाएगा, संसद का, न कि राज्य सरकार का। इसमें राज्य सरकार को मूल अधिकार से संबंधित कानून बनाने के लिए या उनको कम करने के लिए या ज्यादा बढ़ाने के लिए संसद को है वो पावर दी गई है। और संसद को पावर क्यों दी गई है, क्योंकि इससे पूरे देश के अंदर एक रूपता है वो बनी रहे। एक इसका और विशेषता है कि अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत क्या होता है? अधित्याग का सिद्धांत, इसका मतलब होता है कि अधिकार है वो आप त्याग नहीं सकते, अधिकार को त्यागा नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इंसान चाहे कि मुझे है वो जीवन जीने का अधिकार नहीं चाहिए तो वो उसको त्याग नहीं सकता। इसके लिए एक शब्द है यूथनेशिया। यूथनेशिया मतलब इच्छित मृत्यु, इच्छित मृत्यु। और इसके लिए एक केस आया अरुणा शानबाग केस, अरुणा शानबाग वाद। तो इस यूथनेशिया जिसको बोलते हैं इच्छित मृत्यु, इसके अंदर क्या होता है कि जब इंसान खुद चाहता है कि मैं है वो मृत्यु को ग्रहण हो जाऊं या मेरी है वो डेथ हो जानी चाहिए, तो सरकार ने बोला या सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो अधिकार है, जो मूल अधिकार प्रोवाइड किया गया है, वो अधित्याग के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। इसका मतलब ये है कि आप अधिकारों को त्याग नहीं सकते। अगर किसी देश के या भारत देश के आप नागरिक हो या नहीं हो, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग आपको है कुछ अधिकार प्रोवाइड किए जा रहे हैं और उनको आप है त्याग नहीं कर सकते। इसके अंदर कुछ अधिकार ऐसे भी है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को है और कुछ ऐसे हैं जो सबको है। तो नागरिकों के लिए कौन कौन से अधिकार है, ये वर्गीकरण कई बार पूछा गया है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 बहुत ही इजी है। 15, 16, 29, 30 और 20 में 19। 19 क्यों है? क्योंकि उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और कोई भी बाहर देश से आकर के भारत के अंदर अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत नहीं कर सकता, उसके हिसाब से नहीं कर सकता। और 15 और 16 के अंदर क्या है? समानता की बात कही गई है। अब एक बाहर से बाहर का आदमी आ रहा है, उसके साथ में और भारत के साथ में समानता नहीं हो सकती, उसको आरक्षण नहीं दिया जा सकता, उसको हर अवसर है उसको समानता नहीं की जा सकती। फिर जो 29 और 30 है, इसके अंदर अल्पसंख्यकों के लिए कुछ अधिकार है, उनके लिए स्कूलें बनाना है या उनको किसी स्कूल में जाने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर फॉरेनर्स कोई आता है तो उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, भारतीय नागरिकों को। इसके अलावा जितने भी सारे अधिकार है वो सबको है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या नहीं हो। इसका मतलब ये है कि जितने भी अधिकार है बाकी वो सभी को है, सभी को। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि निम्न में से कौन सा अधिकार है वो भारतीय नागरिकों को या विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो उसमें 15 या 16 या इनका नाम भी दिया जा सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और दूसरा आ जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता, तीसरा आ जाएगा जीवन जीने की स्वतंत्रता और चौथा आ जाएगा कानून के समक्ष समानता का अधिकार। इनमें से कौन सा है वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो उसमें कौन सा हो जाएगा? उसमें हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को नहीं है। तो ये 5 अधिकार आप रट लेना। इनमें से पक्का क्वेश्चन आता है, हर बार है इस तरह के क्वेश्चन आरबीआई वो पूछ रही है और कोई भी बोर्ड है वो पूछ रहे हैं। और इसकी जो अंतिम विशेषता वो अपन पढ़ रहे हैं कि जो मूल अधिकार है वो राज्य द्वारा प्रदत्त उपहार नहीं है।
इसका मतलब क्या हुआ, उपहार नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। और इसका एक केस है एम नागराजन केस। कौन सा है, एम नागराजन विवाद। इसके अंदर क्या बताया गया है कि जितने भी मूल अधिकार है वो राज्य के द्वारा उपहार स्वरूप नहीं दिए गए हैं, ये मानव को उस सोसाइटी के, उस देश का या उस राज्य का हिस्सा होने के नाते मिलता है, न कि राज्य है वो उसको उपहार रूप में देता है। अब ये अपना जो चैप्टर है वो लगभग पूरा हो चुका है कि मूल अधिकार की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं अनुच्छेद 12। कौन सा लेता है, सबसे पहला जो अनुच्छेद है वो है अपना 12। इसके अंदर क्या क्या राज्य की परिभाषा को बताया गया है। क्या बताया गया है, राज्य की परिभाषा। अब इसकी राज्य की परिभाषा में क्या क्या शामिल है और क्या क्या शामिल नहीं है। तो सबसे पहली शामिल क्या है कि राज्य सरकार, कौन सी सरकार, सॉरी केंद्र सरकार, पहले लिखते हैं अपन केंद्र सरकार, फिर लिखते हैं राज्य सरकार, और फिर लिखते हैं स्थानीय सरकार। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी संसद हो, राज्य विधानमंडल हो, राज्य विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, या उनके द्वारा निर्मित कानूनों से हो, चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, पंचायती राज हो, ये सब की सब क्या है, राज्य है। ठीक है। और ये काम कब आएगा कि जब राज्य के विरुद्ध है वो कोई कानून आए, या राज्य है वो आगे बढ़कर के किसी अधिकारों का हनन करे, तो वो राज्य है कौन होगा। ठीक है। इसके अलावा इनके साथ साथ में जितने भी, फॉर एग्जांपल आरबीआई है, गेल है जो ऑयल कंपनी है, या एलआईसी है, इनको भी राज्य के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है। लेकिन एक केस आता है कॉमन कॉज विवाद। क्या आता है, कॉमन कॉज एक एनजीओ है, इसके अंदर न्यायपालिका को भी राज्य के अंदर सम्मिलित किया गया है। किसको किया गया है, न्यायपालिका को भी राज्य के अंदर सम्मिलित किया गया है। अब इसके अंदर कुछ है जैसे एनसीईआरटी है, एससीईआरटी है, या जितने भी रिसर्च के इंस्टीट्यूट है उनको है वो राज्य की परिभाषा के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। तो ये अपने को थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रखना कि कौन कौन से संस्थान है वो शामिल किए गए हैं राज्य की परिभाषा के अंदर। और ये परिभाषा है वो किसके अंदर दी गई है, अनुच्छेद 12 के अंदर। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 के अंदर 4 अनुच्छेद है। पहला क, फिर क, ग और क। अब इसको अपने को याद करना है। कैसे करना है, ये तो होता पूर्व संवैधानिक, ये हो गया उत्तर संवैधानिक, ये हो गई कानून की परिभाषा, और ये हो गया संविधान संशोधन। और इसको कब जोड़ा गया, 24वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। किसको, भाग ख को, ग को, या भाग 4 को। अब इसके अंदर ये आपको
चीजें यहाँ थोड़ी याद करनी पड़ेगी, रिमेंबर करनी पड़ेगी। इसके बाद में इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आता है एक आच्छादन का सिद्धांत। क्या आता है? आच्छादन का सिद्धांत, या इसको बोलते हैं ग्रहण का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? ग्रहण का सिद्धांत। अब ग्रहण का सिद्धांत या आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है कि जब ग्रहण आता है, क्या आता है? ग्रहण, एक्लिप्स जिसको बोलते हैं। तो जब ग्रहण होता है, फॉर एग्जाम्पल सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जो पृथ्वी है और ये मान लो सन है, यहां से ये रेज पड़ेगी, ठीक है। अगर ये मून है बीच में आ जाएगा, किसके? अर्थ और सन के, तो ये जो परछाई है ये यहाँ पे परछाई पड़ेगी, तो यहाँ पे ये वो लाइट नहीं पहुंच पाएगी। तो जब ये लाइट नहीं पहुंचेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। अब जब सूर्य ग्रहण हो जाएगा तो जो डे टू डे लाइफ है वो चल रही थी वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि जैसे मान लो कि जो सूर्य की किरण है वो 4 बजे या 6 बजे है वो सूर्यास्त होता है, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 5 या 10 मिनट है वो जल्दी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी, कुछ रेज है वो धरती पे नहीं आएगी। इसी तरह से क्या होगा कि जो भी कानून अगर संविधान लागू होने से पहले बने हुए हैं, संविधान लागू होने से पहले अगर कोई भी कानून बने हुए हैं और जब संविधान बनता है और वो जो कानून का हिस्सा है जो संविधान के विरुद्ध है, तो वो अपने आप में एक्लिप्स हो जाएगा। एक्लिप्स मतलब ग्रहण लग जाएगा उसके ऊपर, वो है वो कानून काम नहीं करेगा जो संविधान के खिलाफ है। और जब वो कानून बन जाएगा, मान लो संविधान के अंदर उस ऐसा नियम आ जाए जिससे कि वो वापस लागू हो जाएगा, तो जब वो नया कानून बनता है और उसको इलीगल नहीं होता है तो वो जो पुराना कानून है वो वापस लागू हो जाएगा, क्योंकि जब ग्रहण हटता है तो वापस वो इसी तरह से लागू हो जाता है। तो ये तो है संविधान के पहले के जो भी कानून है वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए और किस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गए, वो 13 ए में है। और 13 ख क्या बोलता है? पृथक्करण का सिद्धांत। क्या बोलता है? पृथक्करण। इसमें क्या है कि जब भी 26 जनवरी 1950 के बाद में जो भी कानून बनेगा और जो विधि सम्मत नहीं होगा, संविधान के सम्मत नहीं होगा, उसका वही जो भाग है, जो जितना भाग नहीं होगा संविधान के सम्मत, वो भाग है वो अपने आप में निरस्त हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब ये है। और जो अभी रिसेंटली जो 97th संविधान संशोधन है उसके कुछ हिस्से को है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है, वो इसी आर्टिकल का यूज करते हुए किया गया। और इसी अनुच्छेद को, इन दोनों अनुच्छेद को यूज करते हुए जो न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन नहीं होता है, न्यायिक पुनरावलोकन होता है। तो इन दोनों अनुच्छेद का यूज करते हुए जो न्यायपालिका है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही क्या कर सकती है? न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। और इसके अलावा 226, 32, 13(1), 13(2) इन संविधान के अनुच्छेद की शक्तियों को यूज करते हुए जो न्यायपालिका है वो न्यायिक पुनरावलोकन करके जो संविधान के खिलाफ जितने भी कानून है उनको निरस्त कर सकती है। ठीक है, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन बन गया कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहां से प्रदत्त है, तो वो है अपने अनुच्छेद 13(1) और 13(2) से। और इसके अलावा 226 और 32, 26 में करता है हाईकोर्ट, 32 में करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब यहां से कुछ है वो शुरू हो जाता है विवाद। क्या शुरू हो जाता है? विवाद कि कानून क्या है, जो अपन विधि है या जो संविधान के अंदर कानून बने वो है क्या। तो इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कुछ
विधि, अध्यादेश, प्रथा, रूढ़ि, उपविधि, विधेयक, क्या विधेयक, मैं इसको साफ कर देता हूं ऊपर क्योंकि अपन 13(3) पे आ गया। तो ये जितने भी है ये क्या किसके अंदर आएंगे, कानून के अंदर आएंगे। ये किसके अंदर आएंगे, विधि के अंदर आएंगे। लेकिन एक जो इसके अंदर शब्द मिसिंग था वो था संविधान संशोधन। क्या था, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। अब यहां पे बहस होती किसके बीच में, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में कि जो संविधान संशोधन है वो कानून है या नहीं है। ठीक है, अगर संविधान संशोधन कानून है, ठीक है, तो संसद है वो जो मूल अधिकार है उनके अंदर परिवर्तन नहीं कर सकती। और अगर संविधान संशोधन कानून नहीं है तो संसद है अपनी मर्जी से संविधान संशोधन है वो इजीली कर सकती है। तो इसमें संविधान संशोधन करने की शक्ति वो किसमें दी गई है, अनुच्छेद 368 के अंदर। तो इसके अंदर कुछ है वो केस आते हैं किसके, सुप्रीम कोर्ट के, जिसके अंदर सबसे पहले आता है शंकरी प्रसाद केस। कौन सा आता है, शंकरी प्रसाद केस 1951 का। इसके अंदर क्या बोलते हैं, इसके अंदर न्यायपालिका ने बोला कि संविधान संशोधन है, मैं संविधान संशोधन को CA लिख रहा हूं है ना, संविधान संशोधन है वो क्या है, कानून है। वो क्या है, कानून है। नहीं सॉरी, इसके अंदर बोला गया कि संविधान संशोधन वो कानून नहीं है, कानून नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जितने भी कानून बनते हैं वो बनते हैं साधारण बहुमत से, और संविधान संशोधन होता है वो किससे होता है, वो होता है स्पेशल मेजोरिटी से। जितने भी मैक्सिमम है वो स्पेशल मेजोरिटी होता है। इसके बाद में एक केस आता है सज्जन सिंह केस। कौन सा आता है, सज्जन सिंह केस, ये आता है 1965 का। और इसके अंदर सेम यही बात बोली गई है कि जो संविधान संशोधन है वो कानून नहीं है और संसद है कभी भी संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। इसके बाद में आता है एक केस गोलकनाथ केस, गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का। और इसके अंदर बोलते हैं कि जो संविधान संशोधन है वो क्या है, कानून है, और संसद है वो मूल अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकती। इसके अंदर स्पष्ट ये बोला गया है। और इसके अंदर कितने जज की बेंच थी, 11 जज की। और इसमें जो CJI थे वो थे डी सुब्बाराव। कौन थे, डी सुब्बाराव। इसके बाद में आता है अपना फेमस केस केशवानंद भारती केस। कौन सा आता है, केशवानंद भारती 1973। 1973। और इस केस के अंदर बोला, क्या बोलते हैं कि जो संविधान संशोधन है वो क्या है, वो कानून नहीं है। इसके अंदर जो पहले दो केस शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस थे वही बात है वो दोहराई गई, और गोलकनाथ केस के जो जजमेंट था उसको रिवर्ट किया गया, और ये 13 जज की बेंच थी। और इसमें 7-6 के हिसाब से की मेजोरिटी से जजमेंट आया। और यहाँ पे थे सीकरी साहब, जस्टिस सीकरी साहब थे, वो चीफ जस्टिस थे, और वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हिस्सा थे। तो जो संविधान संशोधन और इनके बीच का जो टसल है व्यवस्थापिका
और न्यायपालिका जो टसल है वो धीरे धीरे केशवानंद भारती केस के बाद में है वो सॉल्व होता है। और इसमें यह भी कहा गया है कि मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना संसद है किसी भी मूल अधिकार के अंदर है वो परिवर्तन कर सकती है समय के अनुसार। अब आता है भाग 4 जिसको अपन बोलते हैं घ। इसके अंदर क्या है, जब गोलकनाथ केस आता है 1967 के अंदर, तो संसद है इसके बाद में 24वां संविधान संशोधन ला करके और 13(4) के अंदर या 13(घ) के अंदर संविधान संशोधन को स्पष्ट रूप से लिख देती है कि संविधान संशोधन है वो कानून का हिस्सा नहीं है, वो विधि का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये है वो किसके अंदर कवर होता है, अनुच्छेद 368 के अंदर होता है। तो ये यहाँ पे जो टसल है वो खत्म हो गई है। और इस तरह का क्वेश्चन है, एनालिटिकल जो क्वेश्चन है वो आजकल है आरपीएससी पूछना शुरू कर दिया है। तो इस तरह के जो अनुच्छेद है वो आपको याद करने हैं। इस तरह के जो 4 केसेज है इनकी जो कब ये केसेज हुए और इसके अंदर क्या है वो जजमेंट रहा। अब जैसे गोलकनाथ केस और केशवानंद है तो इसके अंदर ये भी याद रखना, इसके अंदर 11 जज की बेंच थी, डी सुब्बा राव थे, उस सीजीआई थे। और अगर किसी भी बेंच का जो डिसीजन है वो रिवर्ट करना हो या उसमें संशोधन करना हो तो उससे ज्यादा है मेंबर्स की बेंच होनी चाहिए। इसलिए इसमें 13 जज की बेंच है वो शामिल की गई, जिसमें 7 और 6 के बहुमत से फैसला आया। और यहाँ पे सीकरी साहब है वो सीजीआई थे। और इस ये सबसे बड़ी आज तक के सुप्रीम कोर्ट की अभी तक की सबसे बड़ी बेंच है, वो 13 जजों की बेंच अभी तक बैठाई गई है। और ये बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बेंच इसको बोलते हैं, जो आर्टिकल 145 के बाद में आएगा। जब अपन सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे तो उसके अंदर कवर करेंगे अच्छे से कि जो 5 जज के ऊपर की जो बेंच होती है वो ही सिर्फ संवैधानिक बेंच है वो कहलाती है। और अनुच्छेद 12 और 13 आपने आज पढ़ा, मूल अधिकार की जो विशेषता है वो आज पढ़ी। कुछ क्वेश्चंस है, किस तरह से क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं, इसके इन केसेस के जो जजमेंट है वो भी आ सकते हैं, इनकी डेट भी आ सकती है। जैसे पिछली बार जो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता पॉलिटिकल साइंस का, उसके अंदर पूछा था कि जो केशवानंद भारती केस है उसके अंदर कौन है वो सीजीआई थे और वो कब हुआ, ये अप्रैल लिख लेना इसके अंदर। यहाँ तक पूछा था कि ये जजमेंट है वो कब आया था, तो अप्रैल 1973 के अंदर। और जो ये आच्छादन का सिद्धांत है या पृथक्करण का सिद्धांत है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए कि ये क्या होते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर मोस्ट प्रोबेबली इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, फर्स्ट पेपर में भी आ सकते हैं। और जो उनका सेकंड पेपर होता है, जो सब्जेक्ट का पेपर होता है, तो उसमें अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास है वो अपन अनुच्छेद 14 से शुरू करेंगे, जहाँ पे जो प्रैक्टिकलिटी है, मेन प्रैक्टिकलिटी वहीं से शुरुआत होती है। ये सिर्फ कानूनी जो व्याख्या है वो अपने को ध्यान होनी चाहिए। और 14 के बाद में है वो अपन शुरू करेंगे कानूनी व्याख्या। और उसके बाद में धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चंस कब डिस्कस करेंगे, जब अपने एक टॉपिक पूरा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मूल अधिकार है वो पूरे हो जाएंगे तो अपन एक क्लास पूरे क्वेश्चंस की है, किस तरह से क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं। और जो आज की जो डिमांड है आरपीएससी की, वो क्या डिमांड रहती है कि एक फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, सेकंड ग्रेड के लिए कौन से आ सकते हैं और थर्ड ग्रेड के लिए कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो धन्यवाद और नेक्स्ट क्लास में जल्दी से मिलते हैं।